हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट कोटा। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। कोरोना से बच के रहना, सब लोग बहुत फैल रहा है आजकल, ठीक है। तो इसलिए आज हम लाइव सेशन नहीं कर रहे हैं, मैं प्रीमियर कर रहा हूं, तो मैं आपके कमेंट्स का अभी जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, जो भी आप कमेंट्स लिखेंगे मैं उनका कमेंट सेक्शन में आंसर कर दूंगा बाद में, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी तक हमने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है ईएम वेव्स, ठीक है। ओके, तो ईएम वेव्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूं कि जो मैक्सवेल है, मैक्सवेल का कंसेप्ट था ईएम वेव्स का। मैक्सवेल का ये आर्ग्यूमेंट था कि जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से, या कह लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये हमने कहाँ पढ़ा था? मैग्नेटिज्म चैप्टर में हमने पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, या ईएमआई में पढ़ा था, है ना। हाँ, ईएमआई चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो मैक्सवेल ने ये कहा कि जो नेचर है उसे सिमेट्री बहुत पसंद है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है तो इसका रिवर्स इफेक्ट भी होना चाहिए। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए। तो इसी के कंटिन्यूएशन में जब वो आगे काम कर रहे थे, तो एक कैपेसिटर के अक्रॉस जब वो एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर रहे थे, तो वहां उन्हें कुछ इनकंसिस्टेंसी मिली, ठीक है। तो हम देखेंगे कि वो इनकंसिस्टेंसी क्या थी, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट की हेल्प से रिमूव करते हैं उस इनकंसिस्टेंसी को। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरह के क्वेश्चंस उन पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसका फर्स्ट पार्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो देखिए, ये आपका एक कैपेसिटर है, ठीक है। इस कैपेसिटर पे आपने एक बैटरी लगा रखी है, और t = 0 पे आप इस स्विच को क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे जो कैपेसिटर है ये चार्ज होगा, ठीक है। अब जो एक मैग्नेटिक नीडल है उसे हम दो पोजीशंस में रखते हैं, एक हम रखते हैं दोनों प्लेट्स के बीच में, और एक हम रखते हैं प्लेट्स के बाहर। तो जैसे मान लीजिए अगर ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, तो एक बार आपने मैग्नेटिक नीडल को रखा यहां पर, और एक बार आपने मैग्नेटिक नीडल को रखा यहां पर, ठीक है। ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक प्लेट्स के बाहर है और एक प्लेट्स के अंदर है, ठीक है। तो प्लेट्स के बाहर जब आप मैग्नेटिक नीडल को रखते हो तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हमें क्या शो कर रहा है कि यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप एम्पियर्स लॉ अगर अप्लाई करोगे तो हम कह देंगे कि यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है, ये वाला करंट, ठीक है, ये वाला करंट अगर हम ऐसे लिख दें B × 2πr = μ0 × I, तो हमें समझ में आ रहा है कि इस करंट की वजह से क्या होना चाहिए? एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होना चाहिए। जब हम इस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पे अंदर की तरफ कोई करंट नहीं है, क्लियर है। यहां पे अंदर की तरफ कोई करंट नहीं है, तो क्योंकि I का वैल्यू 0 है, इसलिए B का वैल्यू भी थियोरेटिकली क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था। बट जब आप यहां पे मैग्नेटिक नीडल प्लेस करते हो तो उस मैग्नेटिक नीडल में क्या आता है? कुछ डेविएशन आता है, ठीक है। तो वो डेविएशन हमें क्या बता रहा है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि जब हम कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जब हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो वो एम्पियर्स लॉ हम करंट, इस करंट की हेल्प से अप्लाई नहीं कर सकते। यहां पे कुछ इनकंसिस्टेंसी है कि एम्पियर्स लॉ की वजह से B 0 आना चाहिए, जबकि एक्चुअली B 0 नहीं है, ठीक है। तो इसी इनकंसिस्टेंसी को हमने किसकी हेल्प से रिमूव किया? डिस्प्लेसमेंट करंट की हेल्प से हमने रिमूव किया, ठीक है। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? इन प्लेट्स के बीच में, दोनों कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के बीच में एक करंट फ्लो करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, ठीक है। और वो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ID, उसकी वैल्यू क्या होती है? ε0 dφe/dt, ठीक है। अब नाउ dφe क्या है? देखिए, दोनों प्लेट्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जो प्लेट्स है इनके ऊपर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक लूप अगर कंसीडर कर लेते हैं, तो इस लूप से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, क्लियर है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उसकी वजह से, या कह लीजिए उसका इफेक्ट कैसा है? करंट का जैसा है, क्लियर है। तो वही चीज
कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट कह लीजिए, और करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। यानी इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैक्सवेल ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही थी, नेचर को सिमेट्री पसंद है और यहां पे भी सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, वेयर फाई ई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके। तो अब जो एम्पियर्स लॉ है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। ठीक है, तो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल is equals to mu naught times IC plus ID। ठीक है, जो IC है इसे हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट। और जो ID है इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। ठीक है, तो देखिए अगर हम कैपेसिटर से बाहर बात करें, ठीक है, जैसे यहां पे अगर हम देखें तो कैपेसिटर से बाहर की तरफ जो करंट है इसे हम क्या बोलते हैं, आईसी, और कैपेसिटर्स के बीच में जो करंट है उसे हम क्या बोलते हैं, आईडी बोलते हैं। क्लियर है? तो जहां पे आईसी प्रेजेंट है वहां पे हम सिर्फ आईसी को यूज कर लेंगे, जहां पे आईडी प्रेजेंट है वहां पे हम आईडी को यूज कर लेंगे, और जहां पे दोनों प्रेजेंट है वहां पे हमें दोनों करंट्स को यूज करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है? तो ये रहा हमारा मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। ठीक है, ध्यान रखना जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू जो है वो होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। ठीक है, और जब आप कंप्लीट प्लेट के लिए जब इसे अप्लाई करते हो, है ना, मतलब अगर आप फाई कैलकुलेट करते टाइम अगर आप एरिया ऑफ द प्लेट अगर यूज कर रहे हो तो उस केस के अंदर आईसी और आईडी जो है वो इक्वल आते हैं। ठीक है, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट है दोनों प्लेट्स के बीच में उसकी वैल्यू फाइनली किसके इक्वल आती है, आईसी के इक्वल आती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट्स प्रॉपर्टीज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो लाइट है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, दोनों म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और उसी के साथ ई और बी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उसके भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, नाउ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंदर जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसकी वजह से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। क्लियर? फिर आपने देखा कि जब चार्ज मूव करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो ही रही है, उसके साथ साथ और क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर है? तो इसी तरह से जब एक चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होता है या एक्सेलरेटेड वो मूव कर रहा होता है तो उस केस में क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जब आपने वेव्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे आपने देखा होगा कि हम सिर्फ साइनोसॉइडल वेव्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं आपके पास यहां पे एक चार्ज लूं, ठीक है, और मैं कहूं कि ये चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, और क्योंकि ये चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो इसका मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। इसका मतलब इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होंगी, और दोनों ही कैसी होंगी, ऑसिलेटरी होंगी। क्लियर है? तो यहां पे अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही कैसे हैं, साइन या कॉस के फंक्शन होंगे, या ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो जो भी ईएम वेव होती है उस ईएम वेव को हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो नेचर कैसा है इसका, ट्रांसवर्स नेचर है। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, और अगर मैं डायरेक्शन वाइज अगर बात करूं तो ई कैप क्रॉस बी कैप, ठीक है, ये हमें देता है सी कैप। ठीक है, यहां पे सी कैप जो है ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है,
तो E क्रॉस B से आप डायरेक्शन भी डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, वैक्यूम में जो EM वेव्स हैं वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं और जो स्पीड होती है वो होती है C इक्वल्स टू 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहीं पे मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बता देता हूँ। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, N इक्वल्स टू C/V। ठीक है, V क्या होगा, किसी मीडियम में स्पीड होगी, तो C की बात अगर हम करें तो ये हो जाएगा 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और जो V है वो हो जाएगा, अगर हमें रिलेटिव परमिटिविटी और परमिएबिलिटी गिवन है तो म्यू आर म्यू नॉट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होता है वो √ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अच्छा, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है एक प्रोग्रेसिव वेव की। ठीक है, एक प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन भी लिख सकते हैं, आप मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन भी लिख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है इनका फेज सेम है। ठीक है, अगर आप सही से देखेंगे तो इन दोनों का फेज क्या है, सेम है। मतलब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होती हैं, या इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 0 होता है। ठीक है, जो E नॉट है यहाँ पे, E नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, B नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो E नॉट और B नॉट है ये आपस में इस तरह से रिलेटेड होते हैं, दैट E नॉट बाई B नॉट इज इक्वल्स टू C, वेयर C इज स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां पे एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो मैंने कहा कि जो फेज सेम रहेगा ये सिर्फ कहां होता है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में। अगर आप स्टैंडिंग वेव की बात करोगे तो स्टैंडिंग वेव में E और B के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो π/2 का होता है। ठीक है, खैर वो आपके सिलेबस के बाहर की चीज है। यहां पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको E और B का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, मान लो आपको E का फंक्शन भी दिया हुआ है, आपको B का फंक्शन भी दिया हुआ है, आपको ये चेक करना है कि दोनों फंक्शंस जो है वो सही है या नहीं। तो डेल E बाय डेल एक्स माइनस डेल एक्स की जगह डेल वाई डेल जेड हो सकता है, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पे डिपेंड करेगा, इक्वल्स टू होना चाहिए डेल बी बाय डेल टी। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब E और B का जो फंक्शन आपको गिवन है वो फंक्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होती है उनमें सेम फेज में होते हैं, जो आपकी स्टैंडिंग वेव्स होती हैं उनके अंदर E और B आउट ऑफ फेज होते हैं π/2 से। जो E नॉट और B नॉट है इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, E नॉट बाई B नॉट इक्वल्स टू C। और अगर हमें चेक करना है कि जो इक्वेशन हमें गिवन है E और B की वो करेक्ट है या नहीं, तो अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रही हैं तो फिर वो क्या होंगी, करेक्ट होंगी। क्लियर है। उसके अलावा जो हमने अभी नेचर देखा है कि E, B और C जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए वो तो एक कंडीशन है ही हमारे पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है वहां पे एनर्जी भी स्टोर रहती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर या E स्क्वायर, एंड जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होती है वहां पे एनर्जी डेंसिटी होती है B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ठीक है, तो किसी भी रीजन में, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, तो जो रीजन की टोटल एनर्जी डेंसिटी होगी वो होगी UE प्लस UB। तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, और अभी अभी मैंने आपको रिलेशन बताया था कि B और E में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ठीक है, तो वहां से अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये क्या हैं, इक्वल हैं। क्लियर, आप प्रूव कर सकते हो, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने देखा कि E का फंक्शन आपने साइन के टर्म्स में लिखा था, लाइक E इक्वल्स टू E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा t। ठीक है, इसी तरह से आप B का फंक्शन भी लिख सकते हो। तो जब आप एवरेज लोगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे E स्क्वायर बन रहा है, तो जब आप E स्क्वायर करके इसका एवरेज लोगे तो हमें पता है कि साइन का एवरेज क्या आएगा, साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर 1/4 म्यू नॉट B नॉट स्क्वायर। क्लियर है, तो दिस इज द एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, ध्यान रखना एवरेज एनर्जी डेंसिटी है। अगर मैं वैसे बात करूं तो U का वैल्यू आएगा एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। क्यों, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, E नॉट नहीं। ठीक है, हाँ,
जो U का वैल्यू आता है एनर्जी डेंसिटी का, वो आता है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जैसा कि मैंने वहां पे बताया आपको कि ये दोनों टर्म्स जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो जब आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन अगेन आप E की वैल्यू पुट करोगे, E की वैल्यू पुट करने के बाद जैसे ही आप एवरेज लोगे आप फिर से कहां पहुंच जाओगे, यहां पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इसको मैं इक्वलेंटली ये भी लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये एवरेज है और ये एवरेज नहीं है, क्लियर है, ओके। तो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटेंसिटी पे चलते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता होगा, पावर पर यूनिट एरिया, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव है वो होती है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी बाय 2, ठीक है। ध्यान रखना जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी बाय 2 होती है। सिंपल सा फॉर्मूला है लेकिन काफी यूजफुल है, ठीक है। और इस पे काफी क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो ये आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका रेंज काफी ज्यादा है, ठीक है। रेडियो वेव, ठीक है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, ठीक है। फिर यहाँ पे इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के बीच में आता है विजिबल रीजन, ठीक है। विजिबल रीजन के अंदर जो रेड है, ठीक है, रेड से लेके वायलेट तक, देख रहे हो, इधर से इधर जाने पर जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लोग को ऑलरेडी मालूम है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमें क्वेश्चन दिया है, द चार्ज ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज वेरिंग एज Q इक्वल्स टू Q नॉट साइन ओमेगा टी, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द कैपेसिटर, ठीक है। तो देखिए एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है Q, ये आपको दिया हुआ है Q नॉट साइन ओमेगा टी, और अभी अभी हमने देखा है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, फाई ई कैलकुलेट करना होगा। तो यहां पे हम देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और जो फाई ई है वो क्या हो जाएगा, A इंटू ई, ठीक है। तो A इंटू ई का मतलब हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q का वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये हो गया Q बाय Q नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अगर डी फाई ई बाय डी टी अगर हम कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमें डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू मिल जाएगी, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q नॉट इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। सो B नहीं, C इज द करेक्ट ऑप्शन, Q नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 1 एम्पियर इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ 1 म्यू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपको dV बाई dt बताना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के बीच में वो किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप कंप्लीट प्लेट का एरिया अगर यूज कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट इन दोनों की वैल्यूज क्या आने वाली हैं, सेम आने वाली है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें तो इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो क्या होगा, C इंटू वी, और अगर हम कंडक्शन करंट की बात करें तो वो होगा dQ बाय dt, ठीक है। तो dQ बाय dt अगर हम देखेंगे तो ये बन जाएगा C इंटू dV बाय dt। तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा और यही आपका कंडक्शन करंट भी होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो C हमें गिवन है, कंडक्शन करंट हमें गिवन है 1 एम्पियर, C का वैल्यू हमें गिवन है 10 टू द पावर -6, और हमसे क्या पूछा गया है, dV बाई dt हमसे पूछा गया है, ठीक है। 1 एम्पियर 1 म्यू एफ, ओके। तो dV बाई dt का वैल्यू अगर हम देखें तो ये आ जाएगा आपके पास 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर सेकेंड, क्लियर। द करेक्ट आंसर इज आंसर ए, ऑप्शन ए, ठीक है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ओके, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ई एंड बी इज। तो अभी मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम इसे प्लेन प्रोग्रेसिव ही मान के चलेंगे, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया था कि प्लेन प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ई एंड बी के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्या होता है, 0 होता है। अगर यहीं पे हम स्टैंडिंग वेव की बात करते तो फिर फेज डिफरेंस कितना आता, π/2 आता है। क्लियर है? चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स साइनोसॉइडली एट फ्रीक्वेंसी दिस। तो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड एम्पलीट्यूड 480 वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, हमें मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बताना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हमने अभी पढ़ा था दैट E0/B0 इज इक्वल्स टू C, ठीक है। तो E हमें दिया हुआ है 480, C का वैल्यू हमें मालूम है 3 × 10⁸, ठीक है। C का वैल्यू हमें गिवन है 3 × 10⁸, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, B0 आ जाएगा। क्लियर है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ε0 एंड μ0 रिप्रेजेंट्स परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम एंड एप्सिलॉन एंड म्यू रिप्रेजेंट्स द परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज गिवन बाय, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है उसे हम क्या लिखते हैं, 1/√of μ0 ε0, और जो मीडियम है उसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है उसे आप क्या लिखेंगे, म्यू × एप्सिलॉन, जहां पे म्यू और एप्सिलॉन किसके लिए है, मीडियम के लिए। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा, C/V, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा आपका C/V। तो अगर आप C/V करेंगे तो ये बन जाएगा √of म्यू एप्सिलॉन डिवाइड बाय μ0 ε0, ठीक है। तो B इज द करेक्ट आंसर। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैंप रेडिएट्स पावर P0 यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस, द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E0 एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम इट इज, ठीक है। तो आपको पावर गिवन है, ठीक है, और R डिस्टेंस पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि अगर हमें पावर नोन है तो R पॉइंट सोर्स से R डिस्टेंस पे हम क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें मालूम है कि जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, P0/4πr², ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो इंटेंसिटी ऑफ EM वेव है, ठीक है, उसको आप क्या लिख सकते हो, 1/2 ε0 × C × E0², ठीक है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको कहा भी था कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, और यहां से अगर हम देखें तो E0 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा √of P0/2πr² ε0 C, ठीक है। P0/2πr² ε0 C, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटेंसिटी वाला, याद रखना। इस चैप्टर पे इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सन डिलीवर्स 3 × 10⁻³ watt per meter square of electromagnetic flux to the earth surface. The total power that is incident on a roof of dimension this will be. ओके, तो देखिए यहां से हमें समझ में आ रहा है कि ये जो फ्लक्स दिया हुआ है ये बेसिकली इंटेंसिटी है ना, 10⁻³ watt per meter square, ठीक है। और ये आपसे जानना चाह रहा है टोटल पावर दैट इज इंसिडेंट, ठीक है। तो हमें मालूम है कि पावर पर यूनिट एरिया को ही हम क्या लिखते हैं, इंटेंसिटी लिखते हैं। तो अगर हमें पावर कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, इंटेंसिटी इंटू एरिया। तो इंटेंसिटी हमें क्या गिवन है, 10⁻³ और एरिया हमें क्या गिवन है, 8 × 20, ठीक है। तो अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ओके, यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन दिया हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन EM वेव इज गिवन बाय दिस। आपको इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज ये एक प्रॉपर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की अगर इक्वेशन है तो ये वाला पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में भी एज इट इज रहेगा, है ना। जो फेज है वो एज इट इज कहाँ रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रहेगा। देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है J कैप, मतलब Y डायरेक्शन में,
ठीक है। और यहां से देख के हमें पता चल रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है वो कौन सी है, आई कैप है, ठीक है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ई कैप क्रॉस बी कैप ये क्या होना चाहिए, सी कैप। सी कैप क्या था, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इज आई कैप। माइनस आई कैप क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और टी के बीच में माइनस साइन है ना, तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो सी कैप इज आई कैप, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है जे कैप डायरेक्शन में। तो ई कैप फिर किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर आप माइनस के कैप क्रॉस जे कैप अगर करेंगे, है ना, क्योंकि जे क्रॉस के करके आपको क्या मिलता है, आई कैप मिलता है ना। तो माइनस के कैप क्रॉस जे कैप अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आई कैप मिल जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, माइनस के कैप डायरेक्शन में होनी चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो होना चाहिए बी नॉट इंटू सी। तो बी नॉट इज 100 म्यू टेस्ला इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। तो ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 10 म्यू न्यूटन पर कूलम, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। सी नहीं 3 इंटू 10 टू द पावर 10 साइन 2 इंटू माइनस के कैप, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, माइनस के कैप डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पे अगर हम देखें तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है, ठीक है। जो वेव है वो आई कैप डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जे कैप डायरेक्शन में है। और ई, बी और सी में क्या रिलेशन होता है, ई कैप क्रॉस बी कैप इक्वल्स टू सी कैप। तो सी कैप इज आई कैप देन एंड बी कैप इज जे कैप, देन ई कैप मस्ट बी माइनस के कैप। क्लियर है। तो यहां से हम देख सकते हैं बाकी 3 ऑप्शंस जो है वो इनकरेक्ट है, बी इज द ओनली करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नॉन मैग्नेटिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये ध्यान रखिएगा, ये नॉन मैग्नेटिक मीडियम में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, नॉन मैग्नेटिक मीडियम का मतलब है कि इसके लिए म्यू आर की वैल्यू 1 है, ठीक है। ओके, गिवन बाय दिस द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज, तो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात यहां पे अगर हम बात करें तो ये हमें दिया हुआ है k और ये हमें दिया हुआ है ओमेगा, है ना। तो यहां पे अगर हम स्पीड ऑफ ईएम वेव देखें v, तो वो होना चाहिए ओमेगा बाय k, ठीक है। और ओमेगा का वैल्यू हमें दिया हुआ है 50 और k का वैल्यू हमें दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 12.5 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो स्पीड ऑफ ईएम वेव है वो वैक्यूम में जो स्पीड है उससे कम है ना। ओके, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो वो हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय 12.5 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2.4। लेकिन आपसे जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज व्हाट, एप्सिलॉन आर। जो म्यू आर है इसका वैल्यू क्या है, 1 है। तो अगर हम स्क्वायर कर दें तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू हो जाएगी 2.4 इंटू 2.4 विच इज 5.76। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज गिवन बाय दिस। तो देखिए यहाँ पे अब जो आपको इक्वेशन गिवन है, ध्यान से देखिएगा, जो इक्वेशन आपको गिवन है ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन गिवन है। क्लियर। जबकि हमने सिर्फ कौन सी वेव्स पढ़ी हैं, मतलब ईएम वेव्स के अंदर हमने सिर्फ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव पढ़ी है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन गिवन है एंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, ठीक है। तो अगेन हम डिराइव नहीं कर सकते लेकिन हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहली चीज, ये जो वेव है ये z डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आई कैप डायरेक्शन में है ना। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था ई कैप क्रॉस बी कैप इक्वल्स टू सी कैप। सी कैप जो है ये हो जाएगा के कैप, ई कैप जो है वो आपको दिया हुआ है आई कैप, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो बी है ये किधर की तरफ होना चाहिए, जे कैप होना चाहिए। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो सारे ही ऑप्शन में वाई डायरेक्शन में गिवन है। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फंक्शन हमें गिवन है ना। तो अगर मैं यहाँ पे डेल ई बाय डेल जेड अगर कैलकुलेट करूं, माइनस ऑफ डेल ई बाय डेल जेड, तो देखो डेल ई बाय डेल जेड कैलकुलेट करने पे बनेगा 2 ई नॉट और
कॉस को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो के आगे आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन आ जाएगा एक, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फाइनली, और ये बन जाएगा साइन के जेड कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये है डेल ई बाय डेल जेड। अब हमें देखना है डेल बी बाय डेल टी, ठीक है। अब देखिए बी के आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 4 ऑप्शंस, और हम इन 4 ऑप्शंस में से ये चेक करना है कि किसे टाइम के साथ डिफरेंशिएट करने पे ऐसा फंक्शन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, टाइम के साथ डिफरेंशिएट अगर आप कर रहे हैं तो जो के जेड या जेड वाला जो टर्म है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो भी बी का फंक्शन रहेगा उसके अंदर के जेड किसके साथ होना चाहिए, साइन के साथ होना चाहिए, सबसे पहली बात। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर के जेड किसके साथ है, कॉस के साथ है, क्लियर। दूसरी बात, जब आप बी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जब आप बी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तब जो टी वाला टर्म है वो किसके साथ आना चाहिए, कॉस के साथ आना चाहिए डिफरेंशिएट करने के बाद। इसका मतलब डिफरेंशिएशन से पहले जो टी वाला टर्म है वो किसके साथ रहा होगा, साइन के साथ रहा होगा, ताकि हम उसको जब डिफरेंशिएट करें तो वो क्या बन जाए, कॉस बन जाए, क्लियर है। तो यहां पे अगर हम देखें तो देखिए ये कॉस ओमेगा टी है, ठीक है, यहां पे साइन ओमेगा टी है, यहां पे भी साइन ओमेगा टी है, ठीक है। मतलब ऑप्शन ए एंड डी जो है वो तो सिमिलर है, ठीक है, उनमें कोई मतलब अंतर नहीं है, तो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे हमारे लिए। तो यहां पे अगर हम देखें तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर, है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे शायद आगे माइनस साइन लगा हुआ, आई डोंट नो, बट तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि डेल बी बाय डेल टी अगर आप करो तो कौन सा फंक्शन बनना चाहिए, डेल ई बाय डेल जेड। तो जब आप ए को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो जब आप इस ए को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए साइन के जेड एज इट इज रहेगा, और ये बन जाएगा 2 ई नॉट बाय सी इंटू के, ठीक है, और इंटू के नहीं सॉरी इंटू ओमेगा, और ये बन जाएगा साइन के जेड कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये फंक्शन और वो फंक्शन सेम है, ओमेगा बाय सी को आप के लिख सकते हैं, है ना। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, ठीक है, 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Okay, a monochromatic beam of light has frequency this and is propagating along the direction this. तो ये आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब जो सी कैप है बेसिकली वो आपको दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप बाय √2, ठीक है, एंड पोलराइज अलॉन्ग द के कैप डायरेक्शन। अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, पोलराइज अलॉन्ग द के कैप डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के कैप डायरेक्शन में है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, के कैप डायरेक्शन में है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्म बताना है कि कौन सा एक्सेप्टेबल है, क्लियर। तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हमें मालूम है कि जो ई कैप परपेंडिकुलर है बी कैप के और ये परपेंडिकुलर है सी कैप के, हाँ या ना। ओके, तो यहां पे अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहली चीज जो सी कैप है ये आपको दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप बाय √2, और ई कैप आपको दिया हुआ है के कैप, है ना। तो अगर हम बी और सी में देखें तो बी कैप डॉट सी कैप ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे बी कैप क्रॉस सी कैप करें तो देखिए आपको पता चलेगा ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये के कैप दिया हुआ है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी के कैप डायरेक्शन में है, और बी कैप और के कैप जो है वो कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो सी इज द इनकरेक्ट आंसर। डी की अगर बात करें तो डी को अगर आप इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 नहीं आएगा, है ना। डी को जब आप इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपका आंसर 0 नहीं आएगा। इसका मतलब आंसर ए और बी में से कोई एक होना चाहिए, क्लियर है, या तो आंसर ए होगा या फिर आंसर बी होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप बाय √2, जबकि यहां पे अगर हम देखें तो आर के साथ क्या दिया हुआ है, आई कैप माइनस जे कैप बाय √2। इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होना चाहिए, आई कैप प्लस जे कैप बाय √2 होना चाहिए, क्लियर है। तो करेक्ट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Plane electromagnetic wave of wavelength lambda has an intensity I. It is propagating along the positive y direction and allowed expression for the electric and magnetic field, ठीक है। ओके, अगेन तो यहां पे अगर हम देखें तो हमें पता है कि जो इंटेंसिटी है उसको आप क्या लिख सकते हो, हाफ एप्सिलॉन नॉट सी इंटू ई नॉट स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ई नॉट का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2i डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट सी का अंडर रूट, क्लियर। तो
ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता। अब हमें सी और डी में से देखना है। क्लियर? तो जो वेव है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब वाई और टी के बीच में नेगेटिव साइन होना चाहिए, प्लस साइन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है? तो यहीं पे हम खत्म करते हैं। इस चैप्टर पे बस इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी इजी चैप्टर है और मैं कहूँगा बहुत बहुत इजीली आप इसमें जो है अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक सेफ रहें, है ना, कोरोना वायरस से बच के रहें। चलिए, ओके।